अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऐसा है कि सबक हमने शुरू किया था और आना घर में मुर्गियों का, और यहाँ तक आप लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। 3 लेक्चर्स इस पे हो चुके हैं। अगले हिस्से में कोई वजाहत वाला बात नहीं है, बाज़ रीडिंग है, मज़ाहिया सबक है। मज़ाह के पर्दे में आप इसे पढ़ते जाएंगे। मुसन्निफ़ इससे पहले बता चुके कि मेरे एक दोस्त मुर्गियाँ लेके मेरे पास आए और मुझे बताया कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, अगर हो सके तो मेरी मुर्गियाँ कुछ दिन के लिए आप अपने पास रख लें। मेरे यहाँ मुर्गियाँ आ गई और उनके यहाँ मेहमान, मगर मुर्गियाँ आने के बाद मुझे तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मेरा ख़्याल था कि जैसे इंसान मोहब्बत का भूखा होता है, फितरी तौर पे वो जानवर परिंदे पाल लेता है। जानवर अपने मालिक की इताअत व फरमाबरदारी करते हैं, मालिक के लिए तस्कीन का बाइस होता है। घोड़े की मिसाल देता है, कुत्ते की मिसाल देता है, सांप की मिसाल देता है, हाथी की मिसाल देता है, और फिर आखिर में मुवाजना करता है मुर्गियों से। बताता है मैंने आज तक ऐसी मुर्गी नहीं देखी जो किसी अपने पराये को पहचाने। आप बरसों की निगहदाश्त कीजिए, हथेलियों पर चुगाइए, मगर क्या मजाल कि आपसे ज़रा सी भी मानूस हो जाएं। इसके बाद फिर मुर्ग की आवाज़ पे तंज करता है, मुर्ग की अजान पे तंज करता है जब इसका जी चाहता है। ये बैठे बैठाए गला फाड़ फाड़ के चीखना शुरू हो जाता है। फिर तंज करता है कि छिनाक भर का मुर्गा है। इतनी ज़ोर से आवाज़ निकालता है कि एक दफ़ा तो मुर्दा भी कफन फाड़ के बाहर निकल आए। फिर मिसाल देता है कि अगर घोड़े की आवाज़ भी इसी तनाजुब से बनाई गई होती तो तारीख़ी जंगों में तोप चलाने की ज़रूरत पेश ना आती। यहाँ तक पिछला अहवाल था सबक का जो मैं आप लोगों से कर चुका। यहाँ से जहाँ मैंने एरो बनाया हुआ है ये पढ़ना है। अब यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर मुर्ग अजान क्यों देता है। कहते दिल में सोचा जा सकता है, बात से बात निकालने का फ़न उनके पास मौजूद है। फिर ये सोचा जा सकता है कि मुर्ग अजान क्यों देता है। हम परिंदों की नफ्सियात के माहिर नहीं, हमें नहीं मालूम कि परिंदे अजान देते हैं, जो आवाज़ें निकालते हैं उनका मकसद क्या है। अलबत्ता मोतबर बुज़ुर्गों से मोतबर काबिल एतबार हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, पुराने ज़माने के लोग हो गए, सुनते चले आए हैं कि सुबह दम सुबह के वक्त चिड़ियों का चहचहाना और मुर्ग की अजान दरअसल इबादत है। हाँ, ये ज़रूर है, बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि अगर चिड़ियाँ सुबह को चहचहाती हैं तो वो चहचहाती नहीं हैं, बल्कि अपने अंदाज से अपने रब की पाकी हमदो सना बयान करती हैं। और मुर्ग जो आवाज़ निकालता है वो आवाज़ निकालना नहीं, दरअसल अजान देता है, जो कि इबादत है। लिहाजा जब मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने हमसे पूछा, मुसन्निफ़ का एक फ़र्ज़ी दोस्त है, फ़र्ज़ी नाम उसने इस्तेमाल किया, ये MCQ आपका बन सकता है। मुसन्निफ़ के किस फ़र्ज़ी दोस्त का नाम सबक में मौजूद है? मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग। हमसे पूछा कि मुर्ग अजान क्यों देता है, उसने हमसे पूछ लिया। तो हमने सीधे स्वभाव सीधे अंदाज से, सीधे तरीके से यही जवाब दिया कि अपने रब की हमदो सना करता है, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था। अपने रब की पाकी बयान करता है, तारीफ़ बयान करता है। उन्होंने उल्टा मुझ पर सवाल दाग दिया। कहने लगे, साहब अगर ये जानवर वाकई इतने इबादत गुजार है तो लोग इसे इतने शौक़ से क्यों खाते हैं। मैं अपना समूह लेकर रह गया। मैंने बुज़ुर्गों से सुना था कि मुर्ग का आवाज़ निकालना दर हकीकत आज़ान देना है। जब मुझसे दोस्त ने इस्तिफ़सार किया, पूछा, तो मैंने यही बताया कि अपने रब की पाकी बयान करता है। उन्होंने उल्टा मेरा मजाक उड़ाया कि वो बेचारा पाकी बयान करता है, हमदो सना करता है, लोगों को अजान दे दे के रब की तरफ बुलाता है और लोग इसे इतने शौक़ से खा जाते हैं। एक वाक़या और बताता है, मुसन्निफ़ को एक वाक़या और दरपेश आया, और वो वाक़या ये है, वो बताते हैं, एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार तेज़ बारिश हो गई। थका मांदा, बहुत ज़्यादा थका हुआ, बारिश में शराबूर भीगा हुआ घर पहुंचा तो देखा 3 मुर्गे मेरे पलंग पर हैं। MCQ बनेगा।
कितने मुर्गे हैं? 3 मुर्गे हैं। मुर्गियाँ पालने के बाद मुसन्निफ को तरह तरह के जो तजर्बात हुए, उन तजर्बात से एक तजर्बा हमारे सामने और रखता है। बताते मैं घर आया, शदीद बारिश का मौसम था, बारिश का ज़माना था, मैं बहुत थका हुआ था, बारिश से शराबूर भीगा हुआ घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पलंग पर 3 मुर्गे बैठे हैं, सफ़ेद चादर पर जा बजा जगह जगह पंजों के ताज़ा निशान थे। अलबत्ता मेरी कब्ल अज़ वक्त वापसी के सबब जहाँ जहाँ जगह खाली रह गई वहाँ सफ़ेद धब्बे निहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। बदनुमा, भद्दे, ये बुरे हो गए। बताता है चूँकि मैं कब्ल अज़ वक्त, वैसे आमतौर पर मैं थोड़ा ताख़ीर से आता था, आज़र में कुछ जल्दी आ गया था, तो सफ़ेद चादर थी, सफ़ेद चादर पे उसके पंजों के निशान इस कदर छपे हुए थे कि सफ़ेद जो चादर का हकीकी रंग था वो धब्बा मालूम हो रहा था। मैंने ज़रा दरस्ती से सवाल किया, दरस्ती से, सख्ती से। मुझे गुस्सा आ गया, क्या मुसीबत है? मुर्गियाँ क्या पाल लीं? जान अजाब में आ गई। मैंने गुस्से से बीवी से आवाज़ लगाई, आखिर ये गला फाड़ फाड़ कर क्यों चीख रहे हैं? अब बीवी का जवाब सुनिए। बोली, आप तो खामखा एलर्जिक हो गए हैं। एलर्जिक हो जाना, चिढ़ जाना, ज़िद हो जाना, आपको तो मेरे मुर्गियों से चिढ़ हो गई है। ये बेचारे चोंच भी खोलें तो आप समझते हैं कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। ये बेचारे ज़रा सी आवाज़ भी निकालते हैं तो समझते हैं कि आपकी छेड़ है, आपको चिढ़ा रहे हैं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। सब्र का पैमाना लबरेज़ होना मुहावरा है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाना। दिल ने कहा, बस बहुत हो चुका, आओ आज 2 टोक फ़ैसला हो जाए, आज हतमी फ़ैसला कर लेते हैं। इस घर में अब या तो ये रहेंगे या मैंने बिफर कर कहा। मुझे चूँकि गुस्सा आया हुआ था, चादर सारी ख़राब हो चुकी थी, बहुत बदनुमा मालूम हो रही थी। मैंने गुस्से से दिल में सोचा कि आज दिल में बीवी को कह देना चाहिए कि इस घर में या तो अभी मुर्गियाँ रहेंगी या फिर मैं रहूँगा। मैंने बिफर कर गुस्से से कहा। उनकी आंखों में सचमुच आंसू भर आए। आंसू देख के मेरा दिल बेताब हो गया। उन्होंने क्या कहा? हरासां परेशान होकर कहने लगी, मी बरसते में आप कहाँ जाएंगे? उनका ख्याल था कि अगर आपने दफ़ा होना है तो आप दफ़ा हो सकते हैं, लेकिन मुर्गे और मुर्गियाँ कहीं नहीं जाएंगे। औरतें फितरी तौर पे नरम दिल वाक़ई होती हैं और वो आमतौर पे परिंदों से, जानवरों से मर्दों की निस्बत ज़्यादा मानूस हो जाती हैं। एक वाक़या और ख़त्म हुआ इस जिन्स के बारे में। एक मायूस कुन इंकशाफ ये भी हुआ, इंकशाफ होना, राज खुलना, कि खा आप मोती चुगाना खिलाना हो गया, खा सोने का निवाला खिलाएं, मगर इसको कीड़े मकोड़े झींगे हो गए, जिनकी आवाज़ें अक्सर आप लोग अपने घरों में सुनते हैं। भूंगे पतंगे या परवाने हो गए, चिंटी का मुज़क्कर हो गया, और केचवे जो आमतौर पे मिट्टी में पाए जाते हैं, खाने से बाज नहीं रख सकते। एक अफसोसनाक बात कहता है मुझे पालने के बाद और मालूम हुई कि आप इन्हें खा कितनी ही उम्दा खुराक खिला लें, मगर क्या मजाल कि किसी उम्दा खुराक के आदी हो जाएं। इनके सामने जो आ जाए, वो झींगर हों, वो भूंगे हों, वो केचवे हों, वो चींटे हों, वो पतंगे हों, वो परवाने हों, बस जो सामने आया नहीं और इन्होंने खाया नहीं। और मैं बावर करने के लिए तैयार नहीं, बावर करना तस्लीम करना हो गया कि उसका असर व नफूज अंडे में ना हो। असर व नफूज होना, असरात होना, बावर करना, तस्लीम करना। मैं तस्लीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं कि जो कुछ वो खाते हैं उसका असर व नफूज अंडे में पाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। भैंस दूध देती है, आप उसे जो भी खिलाएं उसकी खुराक से दूध की रंगत पर, दूध के जायके में कोई असर नहीं पैदा होता। मुर्गी को आप जो कुछ भी खिलाएं, मुर्गी की खुराक से उसके अंडे में, उसके गोश्त में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। मुसन्निफ़ तंज़न और मज़ाहिया ये बात करता है और फिर मज़ाक के पर्दे में माशरे के कुछ लोगों पर तंज़ करता है। पहला तंज़ वो अफसाना निगारों पे करता है। फिर मुबसा के अफसाने का हीरो अगर ये दावा करे कि जर्दी की बू से ये बता सकता है कि मुर्गी ने क्या खाया था, तो अचंभे की बात नहीं। मुबसा फ्रांस का एक अफसाना निगार है। आपने अफसाने पढ़े हैं, चंद एक आपके सिलेबस में शामिल हैं। आपने देखा होगा कि कहानियों में, अफसानों में, दास्तानों में आमतौर पे हीरोज़ को माफुकुल फितरत बनाकर पेश किया जाता है।
ایسے ہی ایک افسانے کے ہیرو کی بات کرتا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ زردی کی بو سے بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا۔ مرغی جو کچھ بھی کھائے اس کا اثر انڈے میں موجود نہیں ہوتا۔ تو چھمبے کی بات نہیں، طنز ہے حقیقت میں یہ کہ کیسے کیسے بیہودہ لوگ ہیں جو طرح طرح کی خرافات بکتے ہیں، حالانکہ جانور پرندے جو کچھ بھی کھائیں ان کے اثرات ان کے گوشت میں، دودھ میں، انڈوں میں موجود نہیں ہوتے۔ اچھمبا حیرت ہو گئی۔ خود ہمارے ہاں ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں۔ قیافہ شناسی کا ایک علم ہے، اندازہ لگانے کا علم ہے، اندازہ لگانا، دال روٹی پر جینا، غربت میں زندگی بسر کرنا۔ جو ذرا سی بوٹی چک کے بکرے کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ مفصل تفصیلی ہو گیا۔ پھر معاشرے کو لوگوں پہ طنز کرتا ہے جن کا یہ خیال ہے کہ وہ بکرے کی بوٹی چک کے یہ بتا سکتے ہیں کہ بکری یا بکرے نے کیا کھایا تھا، حالانکہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ اس کے خوراک میں کے اثرات گوشت میں موجود نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا ہوگا، پھر طنز کرتا ہے مغل فرما رواؤں پہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بھوسا کی خاصیت، بھوسا بھوسا ہو گیا، کھلی کھل ہو گئی، خاصیت خوبی ہو گئی، اور چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور ہو گئے کہ خصلت کے پیش نظر، خصلت عادت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیان ریاست، نفاست پسند نازک مزاج ہو گئے۔ والیان ریاست سے مراد ریاست کے مالک یا والی ہو گئے۔ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بالائی یعنی مالائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ پھر طنز کرتا ہے وہ والیان ریاست سے مراد مغل فرما رواؤں پہ جن کی نفاست پسندی کا یہ عالم تھا۔ بھینس عام طور پہ کھلی اور بھوسا کھاتی ہے، یہ ان کی خاصیت ہے، مگر ہمارے بعض نازک مزاج مغل فرما روا اس بات کے عادی تھے کہ جن جانوروں کے دودھ کی ملائی ان کو پیش کی جاتی تھی ان جانوروں کو خاص طور سے بادام اور پستہ کھلایا جاتا تھا۔ گویا ان کا یہ خیال تھا کہ بادام پستے کھلانے سے دودھ کا ذائقہ اور مہک بدل جائے گی، حالانکہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ طنز ہے یہ بھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے۔ پھر طنز کرتا ہے مزہ ہے۔ یقیناً اس زمانے میں دودھ کی خوبی یہ ہو سکتی ہوگی جب آپ بادام، ان کا یہ خیال تھا کہ بادام پستے کھلانے سے دودھ عمدہ ہوگا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بیٹا آپ کا لیکچر ہوا۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ اس کے بعد ہم کرتے ہیں، سبق ختم ہوگا ہمارا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔